गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 8। पाठ का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। पाठ का नाम है प्राथमिक क्रियाएं। तो इसमें अपन पढ़ रहे थे पशुधन पालन। पशुधन पालन कि पशुधन पालन दो प्रकार का होता है, चलवासी पशुधन पालन और वाणिज्य पशुधन पालन। चलवासी पशुधन पालन क्या होता है और वाणिज्य पशुधन पालन क्या होता है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे चलवासी पशुधन पालन। तो चलवासी पशुधन पालन यह जीवन निर्वाह का प्राचीनतम व्यवसाय है। चलवासी पशुधन पालन जीवन निर्वाह का प्राचीनतम व्यवसाय है। इसमें कम पूंजी की आवश्यकता होती है। चलवासी पशुधन पालन में कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के पशुपालन में अनेक प्रकार के पशुओं को एक साथ रखा जाता है। इस प्रकार के पशुपालन में अनेक प्रकार के पशुओं को एक साथ रखा जाता है। इस पशुधन पालन में पशुओं की बीमारी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इस पशुधन पालन में पशुओं की बीमारी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। इस प्रकार के पशुपालन में पशुओं को चारे व पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जाता है। चलवासी पशुधन पालन में पशुओं को चारे व पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जाता है। और चलवासी पशुधन पालन में पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों को पशुपालकों द्वारा ही काम में ले लिया जाता है। पशुपालकों द्वारा ही काम में ले लिया जाता है। और चलवासी पशुधन पालन में भूमि का विस्तृत उपयोग किया जाता है। चलवासी पशुधन पालन में भूमि का विस्तृत या ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। अगला बिंदु है भारत के हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल व गद्दी और भूटिया लोगों द्वारा ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों में प्रवास किया जाता है तथा शीतकाल में लोग ऋतु प्रवास करते हैं। पिछली एक सदी के दौरान उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में चलवासी पशुधन पालन का स्थान व्यापारिक पशुपालन ने ले लिया है। और दक्षिण के स्टेपीज रूस में चलवासी पशुधन के स्थान पर स्थायी कृषि होने लगी है तथा रूस में सिंचाई की व्यवस्था के कारण कपास की खेती की जाने लगी है। तो ये हो गया चलवासी पशुधन पालन कि ये जीवन निर्वाह का प्राचीनतम व्यवसाय है। इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है, अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। और इस प्रकार के पशुपालन में पशुओं की बीमारी पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों को पशुपालकों द्वारा ही काम में ले लिया जाता है और भूमि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। पशुओं को चारे व पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया व ले जाया जाता है। तो ये तो हो गया चलवासी पशुधन पालन जो अपन अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि चलवासी पशुधन पालन में अनेक प्रकार के पशुओं को भी एक साथ रखा जाता है। भेड़ है, बकरी है, गाय है, घोड़े हैं, इन सबको एक साथ रखा जाता है। अब पढ़ेंगे अपन वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य का मतलब क्या होता है? पैसा। वाणिज्य का मतलब होता है पैसा। तो अपन पढ़ेंगे वाणिज्य पशुधन पालन। तो वाणिज्य पशुधन पालन जीवन निर्वाह का एक आधुनिक व्यवसाय है। वाणिज्य पशुधन पालन जीवन निर्वाह का एक अत्याधुनिक व्यवसाय है। वाणिज्य पशुधन पालन में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। वाणिज्य पशुधन पालन में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की बीमारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं की बीमारी पर विशेष ध्यान दिया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में एक विशेष प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में एक विशेष प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। जैसे गाय का फार्म हाउस है, घोड़े का फार्म हाउस है, भैंस का फार्म हाउस है। एक विशेष प्रकार के पशु को पाला जाता है एक फार्म हाउस पे। और चलवासी पशुधन पालन में तो अनेक प्रकार के पशुओं को एक साथ रख लिया जाता था, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन में एक विशेष प्रकार के पशुओं को ही पाला जाता है। और वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों को डिब्बाबंदी करके बाजारों में बेचा जाता है। इसे बाजारों में बेचा जाता है।
आगे देखो, पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों को डिब्बाबंदी करके बाजारों में बेचा जाता है। और वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं को वैज्ञानिक ढंग से पाला जाता है। और पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटरों में रखा जाता है। पशुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों को खराब होने से बचाने के लिए रेफ्रिजरेटरों में या फ्रिजों में रखा जाता है। और वाणिज्य पशुधन पालन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में किया जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं को बड़े बड़े फार्मों या बाड़े पे रखा जाता है। वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं को बड़े बड़े फार्म हाउस पे या बाड़ों में रखा जाता है, जिन्हें रेंच कहा जाता है। रेंच, आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेंच किसे कहते हैं। रेंच किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं को बड़े बड़े फार्म हाउस पे रखा जाता है या बाड़ों में रखा जाता है, उसे क्या कहते हैं, रेंच कहते हैं। और वाणिज्य पशुधन पालन विश्व के जो विकसित देश है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, स्वीडन है, हॉलैंड है, इन देशों में वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता है। तो ये हो गया चलवासी पशुधन पालन और वाणिज्य पशुधन पालन। दोनों में आपसे अंतर पूछे जा सकते हैं कि चलवासी पशुधन पालन और वाणिज्य पशुधन पालन में 5-5 अंतर बताइए। तो दोनों में आप डिफरेंट बताएंगे कि चलवासी पशुधन पालन में कम पूंजी की आवश्यकता होती है और वाणिज्य पशुधन पालन में अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। चलवासी पशुधन पालन जीवन निर्वाह का एक प्राचीनतम व्यवसाय है और वाणिज्य पशुधन पालन जीवन निर्वाह का एक अत्याधुनिक व्यवसाय है। चलवासी पशुधन पालन में अनेक प्रकार के पशुओं को एक साथ रखा जाता है, वाणिज्य पशुधन पालन में एक विशेष प्रकार के पशुओं को रखा जाता है। वो चलवासी पशुधन पालन में पशुओं को चारे पाने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, जबकि वाणिज्य पशुधन पालन में पशुओं को एक फार्म हाउस पर रखा जाता है। इस प्रकार यह आप अंतर बताएंगे। ये हो गए चलवासी पशुधन पालन और वाणिज्य पशुधन पालन। अगला टॉपिक है कृषि। अगले टॉपिक में अपन सबसे पहले कृषि के डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और कृषियां कितने प्रकार की होती है उनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले अपन सबसे पहले देखेंगे कृषि किसे कहते हैं। कृषि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे खेतों को जोतना, फसलें उगाना तथा पशुपालन करने की कला व विज्ञान को। खेतों को जोतना, फसलें उगाना तथा पशुपालन करने की कला व विज्ञान को कृषि कहते हैं। कृषि किसे कहते हैं, खेतों को जोतना, फसलें उगाना तथा पशुपालन करने की कला व विज्ञान को कृषि कहते हैं। ये तो हो गई कृषि की डेफिनेशन। उसके बाद में आप लोग बताएंगे कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। आगे है कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। बताइए कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो आप बताएंगे भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि कार्य को प्रभावित करती है। इस प्रभाव के कारण विश्व में अलग अलग कृषि प्रणालियां देखी जा सकती है। भौतिक, सामाजिक व आर्थिक दशाओं के कारण विश्व के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की कृषियां की जाती है। तो अपन इस पाठ में बहुत सारी कृषियां हैं, अलग अलग कृषियों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें सबसे पहले स्थानांतरण कृषि कि स्थानांतरण कृषि क्या होती है या स्थानांतरण कृषि किसे कहते हैं। तो स्थानांतरण कृषि के बारे में बताएंगे कि यह कृषि का सबसे प्राचीनतम रूप है। स्थानांतरण कृषि कृषि का सबसे प्राचीनतम रूप है। यह कृषि उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। स्थानांतरण कृषि है उष्णकटिबंधीय वनों में की जाती है। इस कृषि में वनों को जला दिया जाता है। इस प्रकार की कृषि में वनों को जला दिया जाता है और इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है। यह कृषि आदिम जनजातियों के लोगों द्वारा की जाती है। स्थानांतरण कृषि आदिम जनजाति के लोगों द्वारा की जाती है। और यह कृषि पुराने औजारों जैसे लकड़ी के औजार, खुरपी, फावड़ा आदि से की जाती है। इस प्रकार की कृषि है लकड़ी के पुराने औजारों से की जाती है। और इस प्रकार की कृषि में भूमि की उर्वरकता समाप्त होने पर
इस प्रकार की कृषि में भूमि की उर्वरता समाप्त होने पर दूसरे स्थान पर यह कृषि की जाती है। दूसरे स्थान पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। और इस प्रकार की कृषि में मोटे अनाज, इस प्रकार की कृषि में मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, दालें आदि की फसलें उगाई जाती है। और इस स्थानांतरण कृषि को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। इस प्रकार की स्थानांतरण कृषि को अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। एक नंबर पे है भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में, भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में स्थानांतरण कृषि को झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। झूमिंग कृषि। फिर है मलेशिया व इंडोनेशिया में लद्दांग, मलेशिया व इंडोनेशिया में लद्दांग। लद्दाख के नाम से जाना जाता है। फिर वियतनाम, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। रे, वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। फिर मध्य अमेरिका व मेक्सिको में मिल्पा, मध्य अमेरिका व मेक्सिको में मिल्पा। मिल्पा के नाम से जाना जाता है। फिर मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में बेवर के नाम से जाना जाता है। बेवर, बेवर, बेवर के नाम से जाना जाता है। फिर आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में इस प्रकार कृषि को पोद्दू के नाम से जाना जाता है। हेलो। और दक्षिण भारत में दीपा व पेंडा, दक्षिण भारत में दीपा व पेंडा, दीपा व पेंडा कृषि के नाम से जाना जाता है। और हिमालय में खील, हिमालय में खील के नाम से, हिमालय में खील के नाम से जाना जाता है। और श्रीलंका में चेन्ना, श्रीलंका में, श्रीलंका में चेन्ना। दक्षिणी पूर्वी राज्यों में वोलरा, दक्षिणी पूर्वी राज्यों में वोलरा के नाम से, दक्षिणी पूर्वी राज्यों में वोलरा। और म्यांमार में तुंड्या, म्यांमार में, म्यांमार में तुंडे के नाम से जाना जाता है। तो इस स्थानांतरण कृषि को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में, कौन से देश में इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये कृषि का पहला भाग पढ़ा आपने, स्थानांतरण कृषि। अब आगे है आदिम स्थायी कृषि। आदिम स्थायी कृषि, कि आदिम स्थायी कृषि क्या होती है। तो आप बताएंगे धीरे धीरे स्थानांतरण कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया, धीरे धीरे स्थानांतरण कृषि ने स्थायी रूप ग्रहण कर लिया। और ऐसी कृषि को आदिम स्थायी कृषि के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछे कि आदिम स्थायी कृषि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि धीरे धीरे स्थानांतरण कृषि ने ही स्थायी रूप ग्रहण कर लिया, और ऐसी कृषि को आदिम स्थायी कृषि कहते हैं। फिर आदिम स्थायी कृषि की विशेषता, आदिम स्थायी कृषि की विशेषता बताइए। तो आप बताएंगे इस कृषि में भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई सही प्रकार से की जाती है। इस कृषि में भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई है वो सही प्रकार से की जाती है। और उपलब्ध जल का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। जो जल उपलब्ध होता है उसका उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। इस कृषि के साथ पशुपालन किया जाता है। जो आदिम स्थायी कृषि है, इस प्रकार की कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुओं का प्रयोग खेतों को जोतने, जो पशुपालन किया जाता है तो उन पशुओं का प्रयोग खेतों को जोतने व परिवहन के लिए किया जाता है। इस कृषि का विस्तार उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों में देखने को मिलता है। इस कृषि का विस्तार है उत्तरी पूर्वी भारत, मलेशिया व इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। इसके बाद में है जीवन निर्वाह कृषि। जीवन निर्वाह कृषि, कि जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है, जीवन निर्वाह कृषि क्या होती है। तो जीवन निर्वाह कृषि के बारे में बताएंगे। किसान के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, किसान के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो खेती की जाती है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। पूछा आपसे कि जीवन निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे किसान के द्वारा अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो खेती की जाती है
उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। फिर जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताएं, कि जीवन निर्वाह कृषि की विशेषताएं बताइए। तो आप जीवन निर्वाह कृषि की विशेषता बताएंगे कि यह कृषि का स्थायी रूप है, यह कृषि का स्थायी रूप है तथा अनुकूल प्राकृतिक दशाओं वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण, कृषि भूमि पर जनसंख्या के दबाव के कारण भूमि का गहनता से उपयोग किया जाता है। जनसंख्या बढ़ेगी तो भूमि का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाएगा। किसान चाहता है कि एक साल में ज्यादा से ज्यादा फसलें उगाए। कृषि की गहनता इतनी अधिक है कि वर्ष में 2 से 3 फसलें उगाई जाती है और खेतों का आकार है वो छोटा होता है। इस प्रकार की कृषि में खेतों का जो आकार होता है वो छोटा होता है। इस कृषि में मानवीय परिश्रम के साथ साथ कृषि यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में मानवीय परिश्रम के साथ साथ कृषि के जो यंत्र होते हैं उनका भी प्रयोग किया जाता है। उन्नत बीजों और रसायन उर्वरकों कीटनाशक दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की कृषि में उन्नत बीज जो बाजारों से खरीदे जाते हैं, जो तैयार किए हुए आते हैं, वह रासायनिक उर्वरक कीटनाशक दवाओं का प्रयोग भी किया जाता है। इस कृषि में फसल चक्र को अपनाया जाता है। इस प्रकार की कृषि में फसल चक्र को अपनाया जाता है और फसल चक्र अपनाने से जो खेती होती है उसमें फसलें किसी प्रकार से बीमारी से ग्रसित नहीं होती है और किसान को फसल चक्र अपनाना जरूरी है। जिस प्रकार जैसे जिस खेत में अपन ने इस साल बाजरा लगाया है, अगले साल उसी खेत में जहां बाजरा लगाया था उस स्थान पे दलहनी फसलें, दाल वाली फसलें जैसे मूंग है, मोट है, इस प्रकार की फसल लगाई जाती है। तो इसको मतलब एक फसल को बदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। तो फसलों को जैसे खेत में बार बार एक ही प्रकार की फसल लगाएंगे तो उस फसल से संबंधित बीमारियां है खेत में बढ़ जाती है और वो फसल है सक्षम नहीं हो पाएगी। इसलिए खेत के अंदर प्रत्येक वर्ष फसलों को बदल बदल कर बोना चाहिए। जैसे इस साल जिस स्थान पर बाजरा लगाया है, अगले साल उसी स्थान पर दाल वाली फसलें हैं वो लगानी चाहिए। इससे भूमि का भी संतुलन बना रहेगा, किसी प्रकार के पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी। तो फसल चक्र को अपनाना चाहिए और किसान खेती करता है तो निश्चित रूप से फसल चक्र को अपनाता है। फिर जो जीवन निर्वाह कृषि है, उस जीवन निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। जो जीवन निर्वाह कृषि है, आप लोगों ने पढ़ी कि किसान अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जो खेती करता है उसे जीवन निर्वाह कृषि कहते हैं। इसी जीवन निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। इसी जीवन निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि, इस कृषि में चावल प्रमुख फसल होती है। चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि होती है, उसमें चावल प्रमुख फसल होती है और खेतों का आकार छोटा होता है। खेतों का आकार छोटा होता है। कृषि कार्य में किसान का संपूर्ण परिवार लगा होता है। कृषि कार्य में किसान का संपूर्ण परिवार लगा होता है। इस कृषि में यंत्रों की अपेक्षा मानव अधिक मेहनत करता है। इस कृषि में यंत्रों की अपेक्षा मानव अधिक मेहनत करता है। भूमि की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए खेतों में गोबर की खाद, हरी खाद का प्रयोग किया जाता है और इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से अधिक रहता है। तो जीवन निर्वाह कृषि को 2 भागों में बांटा गया है। मैंने आप लोगों को बताई चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि, और दूसरी है गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि। गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि, इस कृषि के अंतर्गत गेहूं की फसल का उत्पादन किया जाता है और इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से कम रहता है। इन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का औसत 100 सेंटीमीटर से कम रहता है और इस प्रकार की कृषि उत्तरी, मध्य व पश्चिमी भारत में की जाती है। इस प्रकार की कृषि उत्तरी, मध्य व पश्चिमी भारत में की जाती है। उत्तरी चीन, पाकिस्तान व कोरिया में की जाती है। तो ये जीवन निर्वाह कृषि के 2 भाग पढ़े आप लोगों ने कि चावल प्रधान जीवन निर्वाह कृषि और गेहूं प्रधान जीवन निर्वाह कृषि। अगली कृषि है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि मध्य अक्षांशों के शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि विकसित देशों में, इस प्रकार की कृषि विश्व के विकसित देशों में की जाती है और इस प्रकार की कृषि में भूमि का अधिक व जनसंख्या कम होती है।
इस प्रकार कृषि में भूमि अधिक होती है और जनसंख्या कम होती है, वहां की जाती है इस प्रकार कृषि। इस प्रकार कृषि का उत्पादन व्यापारिक दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि होती है वो व्यापारिक दृष्टि से की जाती है। फसलों का जो ज्यादा से ज्यादा उत्पादन किया जाता है उसको फिर बाजारों में बेचा जाता है। फिर है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की विशेषताएं। इस कृषि के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है, इसके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। इस कृषि के लिए खेतों का आकार भी बड़ा होता है। इस प्रकार कृषि के लिए खेतों का आकार भी बड़ा होता है। और इस प्रकार की जो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि होती है इसको वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। इस प्रकार की जो कृषि होती है उसको वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। और इस प्रकार की कृषि की जो मुख्य फसलें हैं उन फसलों के अंतर्गत गेहूं है, गेहूं के साथ जौ, जई, राई, तिलहन आदि फसलें भी उगाई जाती है। और इस कृषि में खेत जोतने से लेकर, इस प्रकार की कृषि में खेतों को जोतने से लेकर फसलों की कटाई तक सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। सभी प्रकार के कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इस कृषि में खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं। इस प्रकार कृषि में खाद्यान्नों को सुरक्षित रखने के लिए बड़े बड़े माल गोदाम बनाए जाते हैं। और इस प्रकार की कृषि करने वाले सभी देश विकसित श्रेणी के होते हैं। मतलब इस प्रकार की जो कृषि होती है विश्व के विकसित देशों में की जाती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि है विश्व के विकसित देशों में की जाती है। इस प्रकार की कृषि यंत्रों व उच्च तकनीकी पर आधारित होती है। इस प्रकार की जो कृषि होती है वो यंत्रों पर और उच्च टेक्नोलॉजी पर आधारित होती है। बिना टेक्नोलॉजी के इस प्रकार की कृषि को नहीं किया जा सकता है। और इस प्रकार की कृषि यूरेशिया के स्टेपीज, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपाज, अफ्रीका के वेल्डस व ऑस्ट्रेलिया के डाउन्स क्षेत्रों में की जाती है। तो ये हो गई विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। आगे है बागाती कृषि या रोपण कृषि, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। बागाती कृषि या रोपण कृषि क्या होती है या किसे कहते हैं।